ओके, गुड इवनिंग। छोटी सी क्लास है आज हमारी, है ना, मिनी क्लास आफ्टर योर ब्रेक एंड आफ्टर योर पार्टी एंड सो मच डिस्कशन ऑन शादी एंड पेपर्स। चलो, तो आज हमारी क्लास छोटी सी रहने वाली है, 30 मिनट्स की। ठीक है, तो पिछले हम कुछ नहीं रिवाइज कर रहे आज, सिर्फ एक बार के लिए सेक्शन नंबर बोलेंगे और अगला सेक्शन। तो 139 से 148 तक। 139 था अपॉइंटमेंट, 140 था आपके पास रिमूवल या रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर, 141 एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, 42 रेम्यूनरेशन, 43 पावर्स एंड ड्यूटीज, 44 नोट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज, 45 साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, 146 अटेंड द जीएम, 47 पनिशमेंट, 148 पोस्ट ऑडिट। 139 हमारा पूरा हो चुका है। अब आपके लिए काम क्या है, 139 के जो जितने भी पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं, अगर आप 25-30 पेज टर्न करोगे तो देखो 139 के क्वेश्चन मैंने लास्ट में डाले हुए हैं, 139 के स्पेसिफिकली। एक बार चलिए जल्दी से देखो, ऊपर से लिखा भी होगा 139 के क्वेश्चन है ये अपॉइंटमेंट के। सेक्शन 148 जहाँ पे खत्म हो रहा होगा उसके बाद बड़े सारे क्वेश्चंस हैं। मिल गए ना? तो कल ये वाले मैं थोड़े से ट्राई करवाऊंगा और थोड़े से आप करोगे, ऐसे ही 140 के क्वेश्चंस हैं। पहले मेरी बुक में क्या था कि 139 के बाद उसके क्वेश्चंस थे, 140 के बाद उसके क्वेश्चंस। उसमें क्या था, जब स्टूडेंट ने मेरे को बताया, उनकी फीडबैक थी कि जब हमने ना लास्ट दिन में रिवाइज करने थे ना, तब हमारे पास ना पहले टॉपिक्स आ रहे थे, फिर क्वेश्चन, फिर टॉपिक, फिर क्वेश्चंस। तो हमें एंड मोमेंट पे ना 1 घंटे में कंपनी ऑडिट रिवाइज करना था, लेकिन हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे थे, तो उस टाइम हमें वहम हो रहा था कि क्वेश्चन भी करते चले जाओ, उस वजह से हमें टाइम ज्यादा लग गया। तो पिछली बार मैंने बुक कमेंट करके क्या किया, प्रोविजन एक तरफ डाल दिए, क्वेश्चन सारे पीछे डाल दिए, सिर्फ इसी चैप्टर के। देन तो 140 पे आ जाओ, रिमूवल ऑफ ऑडिटर एंड गिविंग ऑफ स्पेशल नोटिस। रिमूवल या रेजिग्नेशन का आपके पास सेक्शन है, पहला है 140 का 1, रिमूवल बिफोर एक्सपायरी ऑफ टाइम। बिफोर एक्सपायरी ऑफ टाइम या टर्म, यहाँ पे हो क्या रहा है, आप सीए को हटाना चाहते हो, 139 में अपॉइंट किया था, आप हटाना चाह रहे हो, लेकिन हटा रहे हो उसकी टर्म से पहले, यानी कि 5 साल से पहले ही। खतरनाक केस हुआ भाई, इतनी भी क्या नौबत आ गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन हो लेने देते। तो कह रहे हैं अगर आपको उसको पहले हटाना है तो सबसे पहले आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो फर्स्ट के साइड पे लिखो एसआर, फर्स्ट के साथ में जो बुलेट है उस पर लिखो सीजी। सीजी समझ आना, अप्रूवल ऑफ सीजी और एडीटी 2। तो कह रहे हैं अगर आपको किसी सीए को टाइम से पहले हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आपको सीजी की अप्रूवल भी लेनी है, एडीटी 2 फॉर्म भरना है। पॉइंट नंबर 2 कह रहे हैं एप्लीकेशन देनी पड़ेगी सीजी को विद इन 30 डेज ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड बाय बोर्ड। तो इसको आप लिखते हो सेकंड पॉइंट को बीआर इन बीएम, बोर्ड रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग। बातों ही बातों में 3 फॉर्मेलिटीज आ गई। स्पेशल रेजोल्यूशन ये मेंबर्स का पास होता है जर्नल मीटिंग में, ठीक है, ईजीएम हो या एजीएम हो, तो आपको ईजीएम रखनी पड़ेगी। स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, 75%, नॉट लेस देन 3/4, मिनिमम 75% शेयर होल्डर मान जाने चाहिए। साथ में आपको सीजी की अप्रूवल चाहिए। सीजी की अप्रूवल कह रहे हैं कि 30 डेज के अंदर भेजनी है बोर्ड रेजोल्यूशन से, यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे सबसे पहले आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ रहा है। पहले बोर्ड चाहते हैं ना कि फलाने सीए को हटा दो, उसके 30 दिनों के अंदर सीजी के पास चले जाओ एप्लीकेशन लेके। पॉइंट नंबर 3, कंपनी शैल होल्ड द जनरल मीटिंग विद इन 60 डेज ऑफ रिसीप्ट ऑफ अप्रूवल ऑफ द सीजी फॉर पासिंग एसआर। अब ध्यान से देखते चले जाओ, ए की प्लस उसके बाद उसको भाव भाव करने का मौका दिया जाएगा। ये हमारे एक सर बोलते थे, मुंबई वाले, नाम नहीं बोलूंगा, तो वो मैंने तो फिर भी थोड़ा रिस्पेक्ट से बोला भाव भाव, वो तो बोलते थे उनको भौंकने का मौका दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, यानी कि उसको भी सुना जाएगा जिसको हटा रहे हो। तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, टाइमलाइन देखते चले जाओ। सबसे पहले आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है, बीआर इन बीएम। इसका मतलब है पहले डायरेक्टर लोग मान जाए, सबसे पहले डायरेक्टर लोग मान जाए, फिर ठीक उसके 30 दिनों के अंदर 30 डेज में आपके पास क्या करना है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 30 डेज। ये पता लग गया कौन से 30 डेज है, ये वाले। इसमें आपको क्या करनी है, एप्लीकेशन टू सीजी। सीजी ने अप्रूवल दे दिया, सीजी ने अप्रूवल दे दिया तो उसके अगले 60 डेज, उसके अगले 60 डेज में आपने क्या करना है, जर्नल मीटिंग। जर्नल मीटिंग में मैं लिखूंगा यानी कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने हैं।
तो अल्टीमेटली मेरे पास क्रक्स क्या निकल के आया, देखो इसको आप ऐसे लिखते हैं BR प्लस CG प्लस SR ADT2। ये दोनों चार्ट्स आप बना लो, ऊपर वाला पूरा प्रॉपर चार्ट है, नीचे वाला आपका क्रक्स है। चलो आगे। तो अगर ये क्या केस है, अगर आप उसको हटा रहे हो और उसकी टर्म से पहले हटा रहे हो, यानी कि ये थोड़ा सेंसिटिव केस है, आप उसको हटा रहे हो, यानी कि बेइज्जती वाला केस हो गया, बेइज्जती वाला केस हो गया, थोड़ा सेंसिटिव केस हो गया, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना पड़ गया। क्या हम मोदी जी को एप्लीकेशन भेजेंगे, MCA को आप एप्लीकेशन भेजते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब होता है कंसर्न डिपार्टमेंट, कौन सा हुआ कंपनी का, MCA। फाइनेंस होता तो फाइनेंस डिपार्टमेंट, जो भी है फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर दिया, उसके 30 दिनों के अंदर CG को एप्लीकेशन दे दी। जैसे ही CG ने अप्रूव कर दिया कि हटा दो इसको, नए को लेके आ जाओ, 60 डेज में जनरल मीटिंग रखो, मेंबर से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाओ, ADT2 भर दो। उसके बाद 140 का 2 रेजिग्नेशन, फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट इन केस ऑफ रिजाइन। यहाँ पे निकाला जा रहा है कि CA अपनी मर्जी से निकल रहा है। रिजाइन का मतलब क्या होता है, अपनी मर्जी से निकल रहा है। तो कह रहे हैं वो 30 दिनों के अंदर ना ADT3 फाइल करेगा। तो अगर रिजाइन का केस है, लिख दो ADT3। तो कह रहे हैं अगर रिजाइन का केस है, रिजाइन का केस मैं कहाँ पे बनाऊं, कहाँ पे बनाऊं, इधर बनाता हूं। अगर केस है रिजाइन का, ठीक है, जल्दी से बनाना आप भी। रिजाइन का केस है तो ये है आपका ऑडिटर टाई शाही वाला, हंसना नहीं है बिल्कुल प्लीज। ऑडिटर किस किस को देखो दे रहा है, एक कंपनी को, नंबर 2 ROC को। क्या दे रहा है, ADT3। कितने दिन है, 30 डेज में। जब वो रिजाइन करके चले जाएगा, दोनों को फाइल कर देगा। क्या दोनों को इंटीमेट कर दिया जाएगा, एक कंपनी को और एक ROC को, ADT3 में कि मैं जा रहा हूँ, अपना बिजनेस आप संभाल लेना, ऑडिट किसी और से करवा लेना। कंपनी को रेजिग्नेशन लेटर देगा और ROC के अंदर उसे ADT3, ये जो ADT3 फाइल करेंगे वो समझ लो आप, ये लगा के चलो दोनों को इंटीमेशन मिल जाती है उसी में ही। ADT2 कौन फाइल करेगा, ADT3 उसका, ADT2 जो ऊपर है वो तो फाइल कर रही है वो कंपनी है, लेकिन देखो ऑडिटर को पता ही होता है, तो आपस में मिलके किसी एक ने तो करना ही होता है। अल्टीमेटली कौन करेगा, वो कहेंगे आप मुझे हटा रहे हो, मैं नहीं करता, वो कहेंगे हम किसी और से करा लेंगे। अल्टीमेटली तो देखा जाए तो जो ड्यूटीज लगाई गई कंपनी के ऊपर लगाई गई, क्योंकि यहाँ पे दिया गया ना अप्रूवल बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन इन फॉर्म ADT2। तो बोर्ड रेजोल्यूशन को ज्यादा गर्मी चढ़ रही थी ना, तो वो अपना ADT2 फाइल करवाएंगे। यहाँ पे क्या है, ऑडिटर हु रिजाइन फ्रॉम द कंपनी पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन अ स्टेटमेंट। यहाँ पे ADT3 ऑडिटर फाइल कर रहा है। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, ऑडिटर शैल ऑल्सो फाइल विद CAG। तो यहाँ पे मैं तीसरा बना लूं, थर्ड हो जाएगा CAG इफ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी के केस में 3 बंदों को बताओगे, नॉर्मल केस में 2। किस किस को, 2 को, कंपनी को और ROC को। कितने दिनों में, 30 डेज में। चलो आगे 140 का 3 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन कंप्लायंस। अगर आपने ऊपर वाली चीजें नहीं फाइल की, अगर आपने ADT2 या ADT3 फाइल नहीं किया तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। सर आज वाले लेक्चर की वीडियो भेज दो, आज वाले लेक्चर की, ये आज वाले की भेज दो, अभी वाली की कहाँ भेज दूँ, WhatsApp पे। ओके 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 ओके, कोई बात नहीं, पहले इसको निपटा तो लें। इफ द ऑडिटर डज नॉट कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 140 का 2, 140 के 2 में लिखो ADT3, 140 के 2 में लिखो ADT3, ही शैल बी पनिशेबल विद एन अमाउंट ऑफ 50,000 और अमाउंट इक्वल टू रेम्युनरेशन विच एवर इज लेस। कह रहे हैं तो सारा पैसा या 50,000, दोनों में से जो कम हुआ। कंटिन्यू फेलियर के केस में 500 रुपए ईच डे या फिर मैक्सिमम 5 लाख तक। अमेंडमेंट थी ये, कैसे पता चला अमेंडमेंट थी, देखो यहाँ पे जो मैंने ये पर्पल कलर किया हुआ ये अमेंडमेंट है। आपके उसमें ब्लैक एंड व्हाइट नोट्स है तो पर्पल नहीं आ रहा होगा, ब्लैक ही आ रहा होगा, तो लिख दो A। क्या अमेंडमेंट निकल के आई, कह रहे हैं अगर आपने ADT, इन्होंने बोला 140 का 2, 140 का 2 हमने ऊपर निकाल लिया, यानी कि ADT3 अगर फाइल नहीं की
कितनी पेनल्टी है? 50,000 या सैलरी विच एवर इज 50,000 या सैलरी विच एवर इज लेस। कह रहे कंटिन्यू फेलियर है तो 500 रुपए हर दिन के हिसाब से, बट मैक्सिमम 5 लाख एज अमेंडेड बाय कंपनीज अमेंडमेंट सेकंड ऑर्डिनेंस। ये आपको रीड नहीं करना, बस इतना पढ़ना है आपको। डन। उसके बाद आ जाओ 140 का 4 प्रोसीजर ऑफ रिमूवल, कैसे हटाया जाएगा उसको। रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल नोटिस। स्पेशल नोटिस शैल बी रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रेजोल्यूशन एट एन AGM। अपॉइंटिंग एज एन ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। याद है कल कह रहे थे आप कंटिन्यू करेगा 139 के 9 में, या तो वो उसको हटाया नहीं जा रहा, या खुद नहीं हट रहा, या डिस्क्वालीफाई नहीं है। याद है? तो अगर उसको हटाया जा रहा है, तीसरा पॉइंट था ना, पहला था डिस्क्वालीफाई नहीं है, दूसरा था मैं खुद नहीं हट रहा, तीसरा था उसको हटाया नहीं जा रहा। ये केस है, अगर हटाया जा रहा है तो कैसे हटाया जाएगा। तो इसलिए इन्होंने बोला कि अगर आपको रिटायरिंग ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करना, किसी और को अपॉइंट करना है तो, या फिर आप कह रहे हो कि रिटायरिंग ऑडिटर का टर्म पूरा हो गया, उसको हमने रीअपॉइंट नहीं करना, क्रक्स तो सेम ही है ना, वो वाला सीए कंटिन्यू नहीं करेगा। एक्सेप्ट वेयर द रिटायरिंग ऑडिटर हैज कंप्लीटेड अ कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ 5 ईयर और 10 ईयर्स। कह रहे हैं यहाँ पे ये बात नहीं हो रही 5 साल 10 साल के बाद, 5 साल अगर उसके पूरे हो गए, इंडिविजुअल है तो वो तो जानना ही है ना, वो हटाना थोड़ी ना हो गया, वो तो एज पर लॉ आपके ऊपर कंडीशन कूलिंग पीरियड लग रहा है। तो यानी कि यहाँ पे हटाने का मतलब है कि पिछले वाले को हम कंटिन्यू नहीं करना चाहते भाई। क्लियर है? तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। और अगर आप 139 का 9 पढ़ो, पीछे पेज पलट के वहां का 3rd लाइन पढ़ो, स्पेशल नोटिस इज नॉट गिवन है, वर्ड देखो वहां पे स्पेशल नोटिस, स्पेशल रेजोल्यूशन हैज नॉट बीन पास, मतलब हाँ भाई जो भी है मेंबर का। तो यहाँ पे देखो यही चीज आ गई ना स्पेशल नोटिस रेजोल्यूशन की। आई थिंक लिंक तो क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सीए को हटाया जा रहा है। सेंडिंग द कॉपी ऑफ नोटिस ऑन रिसीप्ट ऑफ नोटिस ऑफ सच रेजोल्यूशन कंपनी शैल सेंड द कॉपी। अब देखो यहाँ पे टोटल 3 पार्टीज निकल के आएंगी। एक आएंगे आपके मेंबर्स, बताओ दूसरा कौन आएगा? ऑडिटर। एक आएगी कंपनी है ना, और एक कौन आएगा? ऑडिटर। मेंबर ने सबसे पहले ना कंपनी में क्या दिया? नोटिस दिया। क्या का नोटिस? कि फलाने सीए को हटा दो। कंपनी ने बोला वो नोटिस हम इसको फॉरवर्ड कर देंगे, आप बाद में बनाना, मैं आपको टाइम दे दूंगा, नोटिस फॉरवर्ड कर देंगे। डन। उसके बाद पढ़ के देखते हैं क्या है। 2 पॉइंट हो गए हमारे। तीसरा, सेंडिंग रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड फ्रॉम ऑडिटर वेयर नोटिस इज गिवन फॉर सच रेजोल्यूशन। जो भी रेजोल्यूशन ऊपर हटाने का पास हुआ था, रिटायरिंग ऑडिटर मेक्स विद रिस्पेक्ट देयर टू रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग टू द कंपनी। कह रहा है मुझे भी तो थोड़ा सा लिखने का, मेरी बात कहने का मौका दो। एंड रिक्वेस्ट इट्स नोटिफिकेशन टू मेंबर ऑफ द कंपनी शेल अनलेस द रिप्रेजेंटेशन इज टू लेट फॉर इट्स टू डू सो। यानी कि उसने कंपनी को बोला, क्योंकि मेंबर डायरेक्टली ऑडिटर के पास नहीं जा रहे, मेंबर कहाँ गया था? कंपनी कहाँ गई? ऑडिटर के पास। अब ऑडिटर दोबारा कंपनी के पास जाएगा कि मेरी रिप्रेजेंटेशन सुन लो और आगे पहुंचा देना। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो सुदामा आया है, ये चीज है ना। तो डायरेक्टली वो जा नहीं सकता था, बाहर अंगरक्षक खड़े थे। वाह वाह। इन एनी नोटिस ऑफ द रेजोल्यूशन गिवन टू मेंबर ऑफ द कंपनी स्टेट द फैक्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। कह रहे जो बीच में मैं अपनी रिप्रेजेंटेशन लिखना चाह रहा हूँ उसके फैक्ट सामने मेंबर्स को बता दो। हटाना हटा दो, लेकिन मेरी बात भी तो सुन लो। सेंड द कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू every member of the company to whom notice of meeting is sent whether before or after the receipt of representation by the company। तो सिनेरियो देखो ये निकल के आया। यहाँ पे आपको इतनी लैंग्वेज याद नहीं करनी। 2 केस क्लियर है यहाँ पे, 2 पॉइंट्स। तीसरे में क्या कर रहे हैं? ऑडिटर कंपनी पास रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। तीसरे में रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है, और फोर्थ में कंपनी मेंबर के पास रिप्रेजेंटेशन फॉरवर्ड कर रही है। देखना ये वाली चीजें क्लियर हो गई हैं। अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं ये। Consequences of not sending the representation if a copy of representation is not sent as required by auditor, ठीक है, because it was too late हो गया था, या फिर कंपनी की डिफॉल्ट की वजह से हो गया। तो बताओ मेरे को यहाँ पे कौन सी पॉइंट की बात करी है? ये वाले जो भी अपन ने रीड किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ?
ये ऑडिटर रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाएगा। नहीं ध्यान से, अभी लास्ट टाइम जो भी हमने रीड किया थ्योरी में, कि कंपनी नहीं दे पाई। हाँ कंपनी नहीं दे पाई क्योंकि ऑडिटर ने थोड़ा सा लेट फाइल किया मुझे, या फिर कंपनी ने अपनी डिफॉल्ट की वजह से वो आगे मेंबर तक नहीं पहुंचा पाई। क्योंकि वही तो बोल रहा था सीए कि मेरी बात आगे मेंबर्स तक पहुंचा दो ना, जिन्होंने मेरे को हटाने का प्रस्ताव पास किया है। तो कह रहे हैं नोट रिक्वायर्ड, तो कह रहे हैं कि वो वाली रिप्रेजेंटेशन फिर मीटिंग में तो यार पढ़ देना, जिस मीटिंग में फिर आप मेरे को फाइनली हटा दोगे और नए सीए को लेके आ जाओगे। कह रहे हैं और इफ अ कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज नॉट सेंट एज रिक्वायर्ड, अ कॉपी फाइल, कह रहे हैं साथ साथ एक कॉपी आरओसी को भी फाइल कर देना। कौन? कंपनी। चले जी आगे। रिस्ट्रिक्टिंग द ऑडिटर्स राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कह रहे हैं कंपनी और एनी अदर एग्रीव्ड पर्सन मे अप्लाई टू ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल लिखो एनसीएलटी। हर डिपार्टमेंट की अपनी कोर्ट कचहरी है, ये अपने केस लेके हाई कोर्ट में नहीं जाएगा, इनके लिए अपनी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। फॉर नॉट सेंडिंग द या रीडिंग द रिप्रेजेंटेशन इफ दिस राइट इज बीइंग अब्यूज्ड बाय द ऑडिटर, कह रहे हैं अगर ऑडिटर ने खुद ही कुछ गलती की होगी या खुद ऑडिटर ने अपनी पावर को अब्यूज यानी कि मिसयूज किया होगा, तब हम आपकी कॉपी मेंबर्स तक नहीं पहुंचाएंगे। इस चीज की एप्लीकेशन मेंबर्स या फिर कंपनी ट्राइब्यूनल को दे रहा है, कंपनी या फिर एनी अदर एग्रीव्ड पर्सन वो ट्राइब्यूनल को अप्लाई करेंगे कि जो सामने वाला अपनी रिप्रेजेंटेशन भेज रहे हैं ना, सीए अपनी बात करने का मौका दे रहा है, उसने अपनी पावर को अब्यूज किया था, मिसयूज किया था, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन ना पढ़ी जाए ना भेजी जाए। इफ द ट्राइब्यूनल इज सेटिस्फाइड, तो ट्राइब्यूनल सेटिस्फाइड हो गया तो कॉपी नहीं भेजी जाएगी ना रीड करी जाएगी। कहां पे लिखा हुआ है ये? मे नोट बी सेंट, मे नोट बी रीड। पिक्चर यही है आपके पास, जल्दी से इसको बना लो। Time flies so fast ना, sometimes. पिछले 5 दिन तो नहीं जा रहा। सेक्शन कौन सा चल रहा है? 140 है ना, 140 सही है, 140 का 4। तो मतलब क्या जूम, मेरे जूम ना मैं नहीं लगा रहा है। नोटिस बन गया। ये टाइम काउंट नहीं होगा 30 में। नोटिस टू रिमूव ऑडिटर, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਈ जिस हिसाब ਨਾਲ स्पीड है, फिर क्लास 30 तो 35 मिनट्स हो सकती है। चलो आ गया 140 का 5। 140 के 5 में डायरेक्शंस फॉर चेंज ऑफ ऑडिटर, इसको लिखो एनसीएलटीज डायरेक्शन। एनसीएलटीज डायरेक्शन देखो हुआ क्या क्या। सबसे पहले हुआ साजिश, सबसे पहले हुई ऑडिटर को हटाने की, 140 के 1 में रिमूव कर दो। दूसरा सिनेरियो 140 का 2 निकल के आया, वो रिजाइन करके जा रहा है। 140 के उसके बाद 3-4 में उसके बाद प्रोसीजर्स बताए गए हटाने के या स्पेशल नोटिस के। अब आ रहा है 140 का 5 डायरेक्शंस फॉर चेंज ऑफ ऑडिटर। तो डायरेक्शंस कौन कर रहा है? एनसीएलटी। हु मे इशू द डायरेक्शन? एनसीएलटी। लेकिन अप्लाई कौन कर रहा है एप्लीकेशन? देखो ये तो सुओ मोटो, सुओ मोटो समझते हो? खुद से। सुओ मोटो को लिख लो खुद से। ट्राइब्यूनल को खुद ही लग रहा है कि भाई इस ऑडिटर को हटा दो, ये आपकी सेहत के लिए, मतलब फाइनेंशियल सेहत के लिए अच्छा नहीं है। या फिर एप्लीकेशन दे रहे हैं बाय द सीजी, तो यहाँ पे 2 बंदे एप्लीकेशन दे रहे हैं एनसीएलटी को। Shweta is saying she is feeling so sleepy. कोई बात नहीं। Because of eating. Overeating. तो यानी यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला? कल को कभी भी पार्टी नहीं होनी चाहिए, या पार्टी होनी चाहिए तो श्वेता को नहीं खिलाना। हाँ। तो सबसे पहले निकल के आया कि पार्टी क्या है, मैं पार्टी बोल रहा हूँ। निकल के आया कि एनसीएलटी को कौन एप्लीकेशन दे सकता है? या तो सीजी या फिर सुओ मोटो। ठीक है। Circumstances in which directions may be issued if the tribunal is satisfied कि ऑडिटर ने काम किया फ्रॉडुलेंट मैनर में, सर्कल करो फ्रॉडुलेंट मैनर को, और अबेटेड या क्लूडेड इन द फ्रॉड। अबेटेड क्लूडेड का मतलब उसकी मिली भगत थी,
ठीक है, उसकी खुद की मिली भगत फ्रॉड में द डायरेक्टर और द कंपनी और द डायरेक्टर और द ऑफिसर डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज इट्स ऑडिटर्स। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर बाय द सीजी। तो कह रहे हैं द एप्लीकेशन इज मेड बाय सीजी एंड द ट्राइब्यूनल इज सेटिस्फाइड दैट एनी चेंज ऑफ ऑडिटर इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे देखो ये केस क्या है, ये आपको याद रखना है, इसको देख लो लर्न, ये 15 दिन वाले। तो डायरेक्शंस ये वाला बॉक्स पढ़ो, एक बार पढ़ो, मैं आपको समझाता हूँ, सब कुछ सीधे समझाता हूँ। ये वाला बॉक्स अपने आप पढ़ो पहले। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखो यहाँ पे एनसीएलटी को आप अप्लाई या तो सुओ मोटो कर सकते हैं या सीजी को भी। लेकिन दूसरे पॉइंट में हमें पता चला अगर फ्रॉडुलेंट मैनर वाला था सर्कमस्टांसेस में, तो कंपनी डायरेक्टर या ऑफिसर यानी कि अदर पर्सन मैंने लिख दिया, यानी कि वो भी एनसीएलटी को एक बार अप्लाई करवा रहे हैं कि इसको हटा दिया जाए। चाहे वो क्या कंपनी को रहे हैं तो कंपनी के रूट से एनसीएलटी के पास बात जाएगी, कंपनी या ऑफिसर्स के रूट से एनसीएलटी तक बात जाएगी। एनसीएलटी तक अगर मैं क्रक्स बोलूं, दो तरीकों से बात जा रही है, या तो अदर पर्सन या सीजी। सुओ मोटो को अगर आप एक बार के लिए छोड़ देते हैं, एप्लीकेशन कौन कौन दे रहे हैं, या तो अदर पर्सन या फिर सीजी। तो जो अभी बॉक्स अपन ने पढ़ा, जो मैंने अभी तक रीड नहीं करवाया, वहां पे कह रहे हैं अगर सीजी ने एप्लीकेशन दी होगी ना, तो यानी कि गवर्नमेंट है, तो वो हमारा एनसीएलटी डिपार्टमेंट भी गवर्नमेंट है, तो भाई 15 दिनों के अंदर काम हो जाना चाहिए। 15 दिनों के अंदर ऑडिटर को अपॉइंट करवाओ। फिर सीजी क्या करेगा, जैसे ही वो एनसीएलटी का ऑर्डर आ जाएगा ना 15 दिनों के अंदर अंदर किसी नए सीए को अपॉइंट करवा देगा। सर जैसे किसी कंपनी को ऑडिटर है, कंपनी पहले सीए को अप्लाई करेगी, फिर सीजी को अप्लाई करेगी, सीजी फिर आगे एनसीएलटी में जाएगा। सीजी अलग चीज हो गई, या सीजी को देखो यहाँ पे 3 जनों को खुद लग रहा है, एनसीएलटी को खुद लग रहा है कि ऑडिटर फ्रॉड कर रहा है, तो वो अपने आप को डायरेक्शन दे देगा कि इस सीए को हटा दो क्योंकि मेरे को लग रहा है अच्छा नहीं है। पॉइंट नंबर 2, सीजी को कहीं ना कहीं डाउट हो रहे हैं कि इस कंपनी में ना हमेशा हर साल ही नोटिस आ रहे हैं, फ्रॉड्स आ रहे हैं, कुछ ना कुछ चीजें निकल रही है, तो हमें पता लग रहा है कि इस कंपनी का ना सीए अच्छा नहीं है। तो सीजी एनसीएलटी को बोलेगी, क्योंकि लॉ में ना ऐसे नहीं होता कि सीजी का मन करे थप्पड़ मार के सीए को हटा दे और अपना सीए रख दे, प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे। सीजी को डाउट है, इनकम टैक्स की तरफ से लग गया, जीएसटी की तरफ से लग गया, कोई भी, तो वो एनसीएलटी के पास जाएगी, एप्लीकेशन देगी कि उस कंपनी की बहुत शिकायतें आ रही हैं, क्योंकि आप ही करदाता इन्वॉल्व हो ना यहाँ पे। सबके पिताजी कौन है यहाँ पे, कंपनी लॉ के पिताजी कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है, तो वो उसके पिताजी के पास जाएंगे शिकायत लगाने। कौन है, सीजी गया, तो कह रहे हैं हम आपको उस कंपनी की कंप्लेंट कर रहे हैं, तो 15 दिनों के अंदर एक्शन ले लो। लॉ में लिख दिया, कह रहे हैं जब हम शिकायत लगाने आएंगे तो 15 दिनों में एक्शन ले लेना है। या फिर तीसरा अदर पर्सन को लग रहा है, कंपनी को, डायरेक्टर्स को, उनके ऑफिसर्स को, कि हमारा जो सीए है ना वो अच्छा नहीं है, उसको अगर हम बोलेंगे वो फिर से बात तो मानेगा नहीं, हटाने का जो प्रोसीजर है तो ऐसे ही फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि वो फ्रॉड करता है। तो वो अदर ऑफिसर्स किसके पास जाएंगे, एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी उस केस में जितने मर्जी दिनों में ऑर्डर दे हटाने का, लेकिन अगर सीजी ने एप्लीकेशन दी तो 15 दिनों में हटाने। और बी पॉइंट में है सीजी में अपॉइंट अनदर ऑडिटर इन हिज प्लेस, क्योंकि यहाँ पे सीजी इन्वॉल्व है। डिस्क्वालिफाइंग द ऑडिटर फॉर फर्दर अपॉइंटमेंट। माइंड माई वर्ड्स, ये वाला जब मैं पॉइंट पढ़ाऊंगा कल नेक्स्ट क्लास में एक और पॉइंट आएगा, देखते हैं किसका दिमाग चलेगा। 50 से ज्यादा % की मैंने आपको हिंट दे दी अब, तो देखते हैं कल किसका अच्छे वाला दिमाग चलेगा। जब एक नया पॉइंट आएगा वो इसके साथ ना कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, तब मैं आपसे पूछूंगा कि क्या चीज है। एन ऑडिटर whether individual or firm against whom final order has been passed by the tribunal। चीज समझ में आ गई? जिस ऑडिटर के खिलाफ ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर सुना दिया अंडर दिस सेक्शन shall not be eligible to be appointed as an auditor of any company। पहले तो एनी कंपनी को सर्कल करो, कितने सालों के लिए, कब से। आई थिंक पॉइंट बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। जब से एनसीएलटी ने ऑर्डर सुना दिया कि हाँ ये फ्रॉड में इन्वॉल्व था, इसको हमने हटा दिया, ऑर्डर पास कर दिया, उसके अगले 5 साल वो उस कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकता। उस तो क्या किसी भी कंपनी की हिंदुस्तान में वो ऑडिट नहीं कर सकता। साथ ही साथ
उसके ऊपर पनिशमेंट लगेगी 447 की। कंपनी लोगों की सबसे भयंकर पनिशमेंट यही होती है 447, जिसमें 6 महीने से लेके 10 साल तक की जेल या फिर 3 साल से 10 साल की जेल आगे आएगा, 3 times fine, या फिर फाइन्स वगैरह आएंगे 4 टाइम्स या 8 टाइम्स, 3 times. 1 to 3 टाइम्स फाइन होते हैं यहाँ पे 100 से 300%। डन, तो 140 आपका हो गया। उसके बाद आपके पास है 140 का 1 डिस्क्वालिफिकेशन। 140 के 2 पे आ जाओ। आई थिंक बड़ा छोटा सा ही पॉइंट होगा। 142 सॉरी, 142 आपके पास क्या था, रेम्युनरेशन। बस ये सेक्शन फिर छुट्टी। 142 में कह रहे हैं अथॉरिटी टू फिक्स द रेम्युनरेशन, कह रहे हैं जर्नल मीटिंग में। रेम्युनरेशन शैल बी फिक्स्ड इन जर्नल मीटिंग में, क्योंकि वहीं पे अपॉइंट हुआ था। अब याद करो 139 के 5, 6, 7 वगैरह की बातें। नॉर्मली ऑडिटर को कौन अपॉइंट किया था, फर्स्ट ऑडिटर को, सॉरी, विद इन ऑफ द इनकॉर्पोरेशन से 30 डेज में बीओडी। कौन से ऑडिटर को, तो फर्स्ट ऑडिटर की कह रहे हैं रेम्युनरेशन भी बीओडी फिर फिक्स करेगा। सब्सिक्वेंट ऑडिटर को कौन फिक्स करता था, जर्नल मीटिंग में करते थे, 5 सालों के लिए करते थे, तो कह रहे हैं उसकी रेम्युनरेशन कौन फिक्स करेगा, मेंबर्स। अगर रेम्युनरेशन का पेपर में क्वेश्चन आता है तो बस इसी को लेके आएगा और कभी भी नहीं आता। और वो सोचना भी मत कि ये क्वेश्चंस आएंगे रेम्युनरेशन के, क्योंकि बड़ी मुश्किल से दिखता है। अदरवाइज जो आएगा ट्रू फॉल्स से एमसीक्यू इसी पे आएगा। लिख दो इसको, ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यू इंपॉर्टेंट, पहले वाले बॉक्स को। टोटल 3 बॉक्स हैं। सब्सिक्वेंट ऑडिटर है यानी कि नॉर्मल ऑडिटर है तो जर्नल मीटिंग में, दूसरा फर्स्ट ऑडिटर है तो बीओडी। एक्सपेंसेस टू बी इंक्लूडेड इन द रेम्युनरेशन, द रेम्युनरेशन शैल इन एडिशन टू फीस पेबल इंक्लूड द एक्सपेंसेस एनी इनकर्ड बाय ऑडिटर इन दिस कनेक्शन। ठीक है, कह रहे हैं जो उसको खर्चे करेगा वो भी दे देंगे। रेम्युनरेशन डज नॉट इंक्लूड फॉर एनी अदर सर्विसेज, हाँ ये इंपॉर्टेंट मार्क करो, सेकंड वाला। कह रहे हैं अगर उसने कोई और सर्विसेज भी दे दी, समझ लो आपने उसको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट किया, साथ में स्टॉक ऑडिट भी आपने बोला आप ही कर दो। इंटरनल ऑडिटर और स्टैट ऑडिटर सेम नहीं हो सकते। फिर से बोल रहा हूँ, इंटरनल ऑडिटर एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ये सेम नहीं हो सकते, क्योंकि जिसने आपकी बुक्स ठीक करवाई वही चेक करेगा। लेकिन इंटरनल ऑडिटर या स्टॉक ऑडिटर हो सकता है वो कंपनी अपनी मर्जी से करवाना चाहती हो, वो हो सकता है, या आप कोई भी और सर्विस लगा लो, कंसल्टेंसी सर्विसेज लगा लो, वो दे रहा है तो कह रहे हैं उसके पैसे अलग से लेगा। बात ठीक है, बढ़िया। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट कह रहे हैं फिर आपने ऑडिटर को जो रखा उसको फीस दिया, उसके जो भी खर्चे थे उसको डिस्क्लोज करने बैलेंस शीट वगैरह में, P&L अकाउंट में, कि कौन आपका ऑडिटर है, टैक्सेशन मैटर के लिए क्या था, उसने क्या किया, कंपनी लॉ मैटर के लिए क्या किया, मैनेजमेंट सर्विस क्या दी, कोई उसको आपने एक्सपेंसेस रीइंबर्स किए, ये सब चीजें। अल्टीमेटली रेम्युनरेशन इतना सा ही होता है 2 मिनट का कि फर्स्ट ऑडिटर की रेम्युनरेशन कौन फिक्स करेगा, बीओडी, नॉर्मली जनरल मीटिंग में। 141 आपके पास था, 141 बोला मैंने, तो जरूरी थोड़ी है वही पूछूंगा। 140 क्या था, रिमूवल। रिमूवल में पहला पॉइंट क्या था, बिफोर द एक्सपायरी, बोर्ड रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग। उसके 30 डेज में एप्लीकेशन टू सीजी, सीजी की अप्रूवल जैसे आ जाती है उसके 60 डेज में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके जनरल मीटिंग में सीए को हटा दो। फॉर्म एडीटी 1, शुक्र है, फॉर्म एडीटी 2 था यहाँ पे। अच्छा, एक दूसरा पॉइंट था जहां पे रिप्रेजेंटेशन दी जा रही थी, कुछ मेंबर रेजोल्यूशन पास करेंगे, कंपनी को दे देंगे स्पेशल नोटिस, कंपनी फिर आगे वो स्पेशल नोटिस किसको दे देगी, यानी कि यहाँ पे मेंबर ने रेजोल्यूशन पास किया, उसका स्पेशल नोटिस कंपनी को दे दिया, कंपनी ने ऑडिटर को, ऑडिटर अपनी रिप्रेजेंटेशन रखेगा, वो आगे पहुंचा देगा। और एक था एनसीएलटी वाला, एनसीएलटी वाले में एप्लीकेशन एनसीएलटी सुओमोटो या सीजी या अदर पर्सन। यहाँ पे खतरनाक पॉइंट था, अगर सीजी ने एप्लीकेशन दिया है तो केस रफा दफा 15 दिनों के अंदर आपको करना पड़ेगा। डन, तो आज हमने किया 140 और 142, कल हम करेंगे 141, बहुत इंपॉर्टेंट, कल की क्लास मिस मत करना। 141 में से आप ये मान के चलो पेपर में क्वेश्चन पक्का आता है। डन, ओके, बाय बाय।